मेरा नाम प्रीतम है। तो शर्त पक्की रही? हाँ हाँ यार, मैं शर्त जीत कर ही दिखाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा था। हम लोगों के बीच शर्त लगी थी कि मुझे हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को पटाना था, और हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी बिंदिया, जिसने इसी साल एडमिशन लिया था, जो हमारी जूनियर थी और कॉलेज में सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। भोली भाली, सीधी सादी, सिंपल और खूबसूरत। उसकी खूबसूरती का कॉलेज में हर लड़का दीवाना था। उसे यहाँ आए हुए 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन अभी तक वो किसी भी लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो उसे पटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी की बातों में नहीं आती थी। कहती थी कि वो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आती है, ये सारे काम करने नहीं आती। मेरे एक दोस्त ने तो उसे डायरेक्टली प्रपोज कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे एक दोस्त ने उससे फ्लर्ट भी किया था, मगर दोनों को ही थप्पड़ खाने को मिले थे, क्योंकि बिंदिया आसानी से किसी की बातों में आने वाली लड़की नहीं थी। हमें तो लगा था कि वो आसानी से पट जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका था। नॉर्मली हमारे कॉलेज में जो नई लड़की एडमिशन लेती थी और अगर किसी लड़की को पसंद आ जाती थी तो जल्द ही उसका किसी न किसी लड़के के साथ अफेयर हो जाता था। लेकिन इसको यहाँ आए हुए इतना समय हो गया था, फिर भी ये किसी लड़की के साथ कांटेक्ट में नहीं थी। अफेयर तो दूर की बात है, इसकी किसी लड़की के साथ दोस्ती भी नहीं थी। वो सिर्फ लड़कियों से दोस्ती किया करती थी, और वो भी उन लड़कियों से जो उसके ही जैसी सिंपल लड़कियां थीं। लेकिन उनका भी किसी न किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, मगर वो कॉलेज की बाकी लड़कियों की तरह मॉडर्न नहीं थी। मेरे हिसाब से तो बिंदिया कॉलेज की इकलौती ऐसी लड़की थी जो कॉलेज के किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। जितना होता उनसे बचने की कोशिश करती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई में मन लगाया करती थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। मेरे दोस्तों ने मुझसे एक दिन शर्त लगाई थी कि अगर तुमने बिंदिया को पटाकर दिखा दिया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। मैं वैसे भी अभी अपने पापा की सैलरी पर ऐश कर रहा था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पापा हर महीने थोड़े बहुत पैसे मुझे खर्चे के लिए दे दिया करते थे और उनसे मेरा गुजारा नहीं होता था। मैं पापा से कहता था कि पापा, मुझे और पैसों की ज़रूरत होती है, इतने पैसों से मेरा गुजारा नहीं होता। तो पापा कहते थे कि इस उम्र में तुम्हें खुद कमाना चाहिए, बच्चे पढ़ने के साथ साथ जॉब भी करते हैं, मगर तुम ना तो कोई काम करते हो और पढ़ाई में भी बस मामूली से ही नंबर्स लेकर आते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ लिख कर कभी कामयाब भी बनो। पापा की बात सुनकर मैं हमेशा शर्मिंदा हो जाता था, और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर के थे। वो चाहते थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां छोड़कर घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं अपने पापा से किसी महंगी चीज़ की डिमांड करता तो वो मुझे न जाने कितनी बातें सुनाया करते थे। इसीलिए अब मैंने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं चाहता था कि मैं आईफोन खरीद लूं। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मुझे आईफोन के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए चाहिए। वो लोग मुझे 1.5 लाख रुपए आसानी से दे सकते थे, क्योंकि वो लोग अगर 20-20 या 25-25 हज़ार रुपए भी आपस में इकट्ठे करके मुझे दे देते तो 1.5 लाख रुपए पूरे हो जाते। आखिरकार उन्होंने मुझसे मेरी मुंह मांगी कीमत के बारे में कहा था, इसलिए मैं उनकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया था। मैं ये भी जानता था कि वो लोग मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकते, और वो भी ये जानते थे कि मैं उस लड़की को पटाकर नहीं दिखा सकता। मैंने उन लोगों से कहा था कि तुम लोगों को मुझे 1.5 लाख रुपए देने ही होंगे। मैं इस लड़की को सिर्फ पटाकर ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इसको अकेले में मिलकर इसके साथ गलत भी करूंगा। मेरी बात सुनकर वो लोग हैरान रह गए थे और कहने लगे कि ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो हम मान भी लेते हैं कि ये लड़की तुमसे फ़ोन पर बात कर लेगी, तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस जाएगी, मगर ये लड़की बड़ी ही पक्की है, कभी तुमसे अकेले में मिलने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने कहा था कि तुम लोग भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ। अगर मैंने इस लड़की के साथ गलत ना करके दिखाया तो मेरा नाम बदल देना, और हाँ, अगर मैं शर्त हार गया तो 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह हमारी ये शर्त डन हो गई थी। मुझे आईफोन खरीदने के लिए कुछ भी करना था। आखिरकार एक लड़की के साथ मैं मज़े भी लूट सकता था और मुझे मेरी पसंद का मोबाइल भी मिल जाता, मगर मुझे इस लड़की को पटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी थी, क्योंकि ये बड़ी टेढ़ी चीज़ थी, इतनी आसानी से मेरे काबू में नहीं आ सकती थी। ये काम मुझे 6 महीने के अंदर अंदर करना था, क्योंकि हमारी शर्त में ये बात तय हुई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर ही मुझे ये सब कुछ करना है। अब मुझे ये सब कैसे करना था, इसकी प्लानिंग मुझे बनानी थी। मैं इस लड़की से बात करने की कोशिश करता, ये मुझे नज़र तक उठाकर नहीं देखती थी।
मैं बार बार इसके सामने जाने की कोशिश करता था ताकि ये मुझसे फ्रेंडशिप कर ले। बस ये मुझसे एक बार दोस्ती कर लेती तो मेरी मोहब्बत के दरवाजे तो इसके दिल में खुद ब खुद ही खुल जाने थे। आखिरकार लड़कियों से फ्लर्टिंग करने में तो मैं माहिर रहा था। कॉलेज में ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जो मेरी फ्रेंड्स बन गई थी। उनके साथ मैं बहाने बहाने से फ्लर्ट करता रहता था। सच्ची वाली मोहब्बत मुझे आज तक कभी किसी लड़की के साथ नहीं हुई थी। इस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी और ये काम मैंने करना शुरू कर दिया था। जब अगले दिन बिंदिया कॉलेज से निकल रही थी और अचानक मेरी टक्कर उसकी स्कूटी से हो गई। मैं ज़मीन पर गिर गया और ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसकी स्कूटी से मुझे ज़ोरदार टक्कर हुई है और मेरे बहुत गहरी चोट आई है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा जैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बिंदिया अपनी स्कूटी से उतरी और कहने लगी कि आई एम सॉरी, मैं अपनी स्कूटी पार्क करने ही जा रही थी, तभी आप सामने से आ गए। मैंने कहा कि मेरे पैर में शायद गहरी मोच आ गई है। वो बहुत घबरा गई और कहने लगी, चलिए मैं आपको डॉक्टर के लेकर चलती हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपकी क्लासेस का टाइम हो रहा है, आप जाइए, मैं खुद डॉक्टर के चला जाऊँगा। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है। ये कहकर वो जाने लगी थी। जब मैंने फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, मगर उससे मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। जब वो दोबारा से मेरे करीब आई और कहने लगी कि नहीं, मैं आपको छोड़कर कॉलेज के अंदर नहीं जाऊंगी, वो मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के यहाँ ले गई थी। डॉक्टर को मैंने बताया कि पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे दी थी और कहा था कि आपको आराम मिल जाएगा। अब हमें डॉक्टर के क्लिनिक से निकलना था तो वो मेरा हाथ अपने कंधे पर रखकर मुझे चलने के लिए सहारा दे रही थी। मैं बार बार बहाने बहाने से गिरने की एक्टिंग करता और उसके करीब होने की कोशिश करता था। वो बार बार मुझसे सॉरी कह रही थी और कह रही थी कि आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपके पैर में मोच आ गई, मुझे नहीं पता था कि मेरी स्कूटी से आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आपको इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा था कि आप अपनी स्कूटी से मुझे मेरे घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि आज मैं कॉलेज जाने की हालत में नहीं हूँ। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। वैसे भी कॉलेज टाइमिंग अब ख़त्म हो चुकी है, अब हम दोनों में से किसी को भी कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आज का हम दोनों का दिन ही ख़राब हो गया। उसने मुझे मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर अपनी स्कूटी से उतार दिया था। उसे बार बार मेरी फ़िक्र हो रही थी। वो कहने लगी कि मेरी वजह से ही आपके साथ ये सब हुआ है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। मेरे तीर निशाने पर लग रहे थे। मैंने कहा कि जी जी बिल्कुल, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि आप जब अपने घर पहुँच जाएं तो मुझे फ़ोन करके बता देना कि आपकी तबीयत कैसी है। मैं आपको अपने घर पहुँचते ही कॉल करूँगी और प्लीज़ आप 2-3 दिन तक कॉलेज मत आना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा चलने से आपके पैर में सूजन भी आ सकती है, आपको रेस्ट करना होगा। मैंने उससे कहा था कि आप फिक्र न करें, मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगा। मैं उसे अपना नंबर दे चुका था और अब मैं उसके कॉल आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी एक्टिंग मेरे बहुत काम आई थी और अब मुझे अपने प्लान का दूसरा पहलू इस्तेमाल करना था। जब मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में उस लड़की को लेना था। रात के 12 बजे तक मैंने उसकी कॉल का इंतज़ार किया था, मगर उसकी कॉल नहीं आई थी। उसको तो मैं अपना नंबर दे चुका था, मगर मेरे पास उसका नंबर नहीं था। अगर नंबर होता भी तो मैं उसे कॉल करके उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वो खुद मुझे कॉल करके मेरे हालचाल पूछे। और फिर उसने अगले दिन मुझे कॉल की थी और जब उसने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने उसे अपनी परेशानी का रोना रो दिया था। मैंने कहा था कि दरअसल मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, मैं उनसे ज़्यादा कोई काम नहीं करवाता, घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे ही करने होते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो आराम लिखा ही नहीं है। मेरे पैर पर पहले से भी ज़्यादा सूजन आ गई है। मेरी बात सुनकर वो शॉक्ड रह गई थी। उसने कहा कि देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको रेस्ट करना है। मैंने उससे कहा कि अब तुम ही बताओ, जिनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां हों, भला वो कैसे आराम कर सकता है। वो मेरी इस बात पर खामोश हो गई थी और कहने लगी कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसा इंसान जो अपने परिवार के बारे में इतना सोचता है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, वो एक अच्छा ही इंसान हो सकता है।
आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जिसे अपने परिवार की बहुत फिक्र है। उसने कहा, लेकिन आपको अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। मैंने कहा, आप कहती हो तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे अपनी मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने पूछा कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ? तो मैंने उसे बताया कि दरअसल मम्मी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। आज सुबह मेरे पैर में चोट देखकर मम्मी का बीपी हाई हो गया था। वो बहुत परेशान हो गई थी। उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मुझे उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। वो कहने लगी कि तुम्हारे घर में और कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे घर के कामकाज देख सके। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ और मम्मी पापा भी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए सारे ही काम मेरे ज़िम्मे में हैं। उसने मुझे कहा था, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे दोबारा से कॉल करेगी। 2-3 दिन तक मैं कॉलेज नहीं गया था और फिर उसकी दूसरी बार भी कॉल आ गई थी जब वो फिर से मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। मैंने उससे कहा कि अब मेरी तबीयत में कुछ फ़र्क है और मैं 1-2 दिन में कॉलेज भी आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तो फिर हमारी मुलाकात अब कॉलेज में ही होगी। वो खुद मुझे अपने आप से बातें करने का मौका दे रही थी। जब मैं कॉलेज गया तो उसने मुझसे बात की थी। उसने मुझसे शर्मिंदा होते हुए मेरे पैर के बारे में पूछा था। वो कहने लगी कि आगे से मैं बहुत ध्यान से अपनी स्कूटिंग पार्किंग में लगाऊंगी ताकि ऐसी गलती मुझसे दोबारा कभी किसी के साथ ना हो सके। मैंने उससे कहा था कि अरे मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे हादसे तो ज़िंदगी में होते ही रहते हैं। और फिर उसी दिन के बाद से हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो मुझे एक बेहद शरीफ और अच्छा इंसान समझने लगी थी। आखिरकार मैं उसके सामने शराफत का पाठ ही इतना पड़ता था और फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातें इसी तरह से बढ़ती चली गईं। एक दिन मैंने उसे बातों ही बातों में प्रपोज कर दिया क्योंकि वो हमेशा मेरी तारीफ करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो तो तैयार ही बैठी थी कि मैं उसे प्रपोज करूं और वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। आखिरकार उसके दिल में मैं हर तरह से अपनी जगह बना चुका था। ऐसा करने में मुझे लगभग 3 महीने लग गए थे और अब मेरे पास बाकी के 3 महीने रह गए थे जिसमें मुझे अपनी शर्त पूरी करनी थी। ये काम जितना बताने में आसान लग रहा है, इतना आसान मेरे लिए नहीं था क्योंकि इस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए मैंने हर तरह का झूठ बोला था और ये मुझ पर मेहरबान इसलिए हो गई थी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा इंसान समझती थी। इसे ऐसा लगता था कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दे सकता। उसकी नज़र में मैं गरीब फैमिली का जिम्मेदार लड़का हूँ। उसे कुछ इसी टाइप के लड़के पसंद थे। मेरी अच्छाई देखते हुए वो मेरी दीवानी हो गई थी और बस इसी बात से मजबूर होकर कि वो मुझसे दूर नहीं हो सकती, हम दोनों दोस्तों की तरह बातें करते रहते थे। उसे अब मेरी आदत हो गई थी, इसलिए वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और अब इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं उसे प्रपोज करूं। अब सब कुछ ठीक हो गया था। वो मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी थी। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना था जिससे मेरी शर्त पूरी होने वाली थी। मैं बहाने बहाने से उसे मिलता रहता था, मगर अभी तक हम दोनों अकेले में कहीं भी नहीं मिले थे। या तो हमारी मुलाकात कॉलेज में हो जाती थी या फिर वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ घर से कभी बाहर निकलती तो मुझे मैसेज करके बता दिया करती थी कि वो कहीं जा रही है। मैं भी जल्दी से अपनी बाइक लेकर रास्ते पर चलने लगता था और इस बहाने मुझे वो देखने को मिल जाती थी। वो मेरे लिए बहुत सीरियस थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं था। मुझे उसका भरोसा जीतने के लिए अभी उसके दिल में और ज़्यादा जगह बनानी थी, इसलिए मैंने अभी तक उसे मिलने के लिए नहीं बुलाया था। इसी तरह से 1 महीना और गुजर गया। अब मेरे 6 महीने की टाइमिंग पूरी होने वाली थी और मेरे दोस्तों ने भी मुझे सावधान कर दिया था कि अगर तुम अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाए तो हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए नहीं देंगे। मैं बिंदिया को पटा चुका था। ये काम तो हो गया था, मगर मैंने बिंदिया को अकेले में मिलने की और उसके साथ गलत काम करने की जो शर्त अपने दोस्तों से लगाई थी वो भी अब मुझे पूरी करनी थी। मेरे दोस्त कहते थे कि अब जो आगे तुम करने वाले हो वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे और फिर तुम अपनी शर्त भी हार जाओगे। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। अब मैंने बिंदिया से मिलने के लिए कहा था। बिंदिया ने कहा था कि ठीक है, मैं कल कॉलेज में आ जाऊंगी तो हम दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठकर बातें कर लेंगे। मगर मैंने उससे कहा था कि नहीं बिंदिया, मुझे कॉलेज के कैंटीन में नहीं मिलना।
बल्कि मैं तो तुमसे कहीं अकेले में मिलना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी कि तुम तो मुझे जानते हो ना कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने कहा कि ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो फिर कैसी लड़की हो? बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी मोहब्बत की खातिर तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगी। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? देखो, हम दोनों के रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया। आजकल लड़के लड़कियां अकेले में मिलते हैं। मुझे भी तो तुम्हारे साथ प्राइवेसी चाहिए ना। दरअसल मैं तुमसे अकेले में मिलकर कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। न जाने क्यों मेरी ऐसी बातें सुनकर बिंदिया मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं उससे मिलने वाली बात वापस ले लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। चाहकर भी मैं अपनी ये बात बदल नहीं सकता था। मैंने उसे कह दिया था कि मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। बिंदिया अब मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करती थी। वो एक अच्छे परिवार की लड़की थी। कॉलेज के अलावा वो अकेले कहीं भी नहीं जाती थी। अगर उसे घर से बाहर निकलना भी होता था तो वो अपनी फैमिली के किसी न किसी मेंबर के साथ ही निकलती थी। मैंने बिंदिया से कहा था कि उस दिन तुम भी कॉलेज की छुट्टी कर लेना और मैं भी कॉलेज की छुट्टी कर लूँगा। तुम कॉलेज के बहाने से ही घर से निकलना। कॉलेज की टाइमिंग पर हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे और फिर इस दौरान हम दोनों के बीच बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन बिंदिया अब लगातार मेरी इस बात को इग्नोर कर रही थी। मैंने अब उसे फाइनल बोल दिया था कि अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशन में रहना है तो मुझसे मिलना ही होगा। आखिर कब तक तुम मुझसे दूर भागती रहोगी? तो बिंदिया कहने लगी कि प्लीज़ प्रीतम, मेरी बात को समझो। मैं घर से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कहा तो है कि हम दोनों कॉलेज के टाइमिंग में मिलेंगे। तो वो कहने लगी कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आखिरकार इन फ्यूचर हम दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। वो कहने लगी क्या सच में ऐसा होगा? तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बस ऐसे ही मोहब्बत करता हूँ? अरे मुझे अपनी मोहब्बत को कामयाब भी तो बनाना है ना। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई थी। मैंने कहा और मैं मिलकर तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि अच्छा, ऐसा भी कौन सा सरप्राइज है? मैंने कहा मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकूँ। वो कहने लगी कि मुझे बताओ ना, ऐसी भी कौन सी बात है? मैंने कहा कि नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। मगर वो कहने लगी कि प्लीज़ मुझे अभी बता दो ना। मैंने कहा कि बस इतना समझ लो कि मैं जल्द ही तुम्हें अपनी पत्नी बनाने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। मैंने उससे कहा कि अब बताओ तुम मुझसे कब मिलना चाहती हो? उसने कहा चलो तो फिर हम लोग मंडे में मिलते हैं। मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो और तुम मुझसे मिलने आओगी तो तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। अब धीरे धीरे मैं बिंदिया को अपनी बातों में ले चुका था। अब मैं बिंदिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था क्योंकि मुझे मंडे का इंतज़ार था और फिर मंडे का दिन भी आ चुका था जब बिंदिया अपने घर वालों से ये कहकर घर से निकली थी कि वो कॉलेज जा रही है। मगर वो कॉलेज नहीं गई थी। सिर्फ कॉलेज के गेट तक पहुंचकर मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया था। उस दिन वो अपनी स्कूटी भी लेकर नहीं आई थी और फिर मैं उसे अपने शहर से काफ़ी दूर एक बड़े से होटल में ले आया था। वहाँ जाने के बाद वो बेहद घबरा रही थी। उसने कहा था कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, ये बहुत फेमस होटल है। हम दोनों यहाँ बैठकर आराम से खाना खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। मैं उसे बातें करता हुआ रूम तक ले गया था। वो कहने लगी मगर ये तुम मुझे रूम की तरफ क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा हम दोनों रूम में बैठकर खाना खाएंगे। तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं कोई तुम्हें देख न ले? अगर हम नीचे लाउंज में बैठकर खाना खाएंगे तो हमें आने जाने वाले लोग देख सकते हैं। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराई थी। उसने देखा कि ये कमरा पूरी तरह से वीरान था तो वो बहुत घबराने लगी। कहने लगी कि अब मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो कहने लगी कि अच्छा, अब मुझे बता भी दो कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा कि मैंने मम्मी से तुम्हारे बारे में बात की थी। मम्मी कह रही हैं कि मेरी जॉब लग जाए और तुम्हारा ये फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। मैंने उनको तुम्हारा फ़ोटो भी दिखा दिया है। उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है। जल्द ही तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी।
उसने कहा था कि तुम्हें नहीं पता प्रीतम, आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत सुकून पहुंचाया है। इस बात से वो इतनी खुश हो गई थी कि वो नहीं जानती थी कि मैं उसके साथ अब क्या करने वाला था। मैं धीरे धीरे जब उसके करीब गया तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। और फिर मैंने उसके साथ वो कर दिया था जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तो उसके साथ ये सब कुछ करके बहुत खुश हुआ था, लेकिन वो मुझे बड़ी खामोश खामोश से नज़र आ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी खोई हुई क्यों हो, तो वो कहने लगी कि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा कि पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो लवर्स के बीच ये चीज़ बहुत आम हो गई है। और फिर बस कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने वाला हूँ। रिश्ता लगने के बाद मैं जल्द ही तुमसे शादी कर लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। फिर मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया था और मैं अपने घर वापस आ गया था। मैंने उस दिन बिंदिया के साथ अपने और उसके कुछ ऐसे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे जो मुझे अपने दोस्तों को दिखाने थे, जो बहुत पर्सनल और प्राइवेट थे। मैंने अपने और बिंदिया के वो सारे फ़ोटोज़ अपने दोस्तों को सेंड कर दिए थे। मेरे दोस्त ये सब देखकर हैरान रह गए थे कि मैं अपनी शर्त जीत चुका हूँ। और फिर उन लोगों ने मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए दे दिए थे। वो लोग बहुत अफसोसमंद हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें तो यकीन ही नहीं था कि तुम ये शर्त भी जीत जाओगे। मैंने उनसे कहा कि प्रीतम के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन और गुजरे थे कि मैंने देखा कि बिंदिया कॉलेज नहीं आ रही थी। वैसे भी मैं उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता था। वो मुझे काफ़ी टाइम से कॉल कर रही थी, मगर मैं अब उसकी कॉल का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता था, उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देता था। और फिर एक दिन तंग आकर मैंने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। मैं उसको हर तरफ से ब्लॉक कर चुका था। उसकी और मेरी मोहब्बत के बारे में कॉलेज में सिर्फ मेरे दोस्तों के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी और मेरी शर्त भी अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको मुंह लगाना बंद कर दिया था। और फिर 2-3 महीने गुजर गए थे जब तंग आकर खुद ही बिंदिया ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था। वो मुझे कॉलेज में भी कहीं दिखाई नहीं देती थी। मैंने सुना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मगर मुझे उसकी तबीयत से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मैंने आईफोन भी ख़रीद लिया था। मैं बहुत खुश रहता था। अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता तो अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया करता था। आखिरकार मेरे बाकी सारे दोस्तों की तरह मेरे पास भी मेरी पसंद का मोबाइल आ गया था। कुछ समय गुजरा तो मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आई थी। मैंने कॉल रिसीव की तो कॉल पर बिंदिया हिचकियों से रो रही थी। न जाने कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं अचानक बेचैन हो गया था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, कितने टाइम से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम हो कि मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं देते। मैंने कहा कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुमने मुझे नए नंबर से कॉल की है? तो वो कहने लगी कि तुम नहीं जानते, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुम्हारे इस तरह से बदलते हुए बिहेवियर को देखते हुए मैंने अपनी बहन के मोबाइल से तुम्हें कॉल की है। मैंने कहा कि अच्छा, बातों को ज़्यादा घुमाओ मत, क्या बात है? तो वो कहने लगी कि तुम जानते हो कि उस दिन की गलती ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा कि क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे वॉमिट हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने कहा तो फिर तुम डॉक्टर को दिखाओ, मुझे क्यों कॉल कर रही हो? वो कहने लगी कि पागल हो, तुम इस बात का मतलब नहीं समझते। मैंने कहा मैं नहीं समझा, मतलब तो तुम्हें समझना चाहिए जो तुम अपनी फालतू की बकवास करके मुझे कॉल कर रही हो। वो कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है प्रीतम, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, आखिर तुम बदल कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो? वो कहने लगी कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ भी हो जाएगा। मैंने उससे गुस्से से कहा कि एक बार में भला ऐसा कैसे हो सकता है जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो बिंदिया ने कहा कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी जैसी हालत है उस हिसाब से तो मैं जो कह रही हूँ वही सच है। यही वजह है कि मैं कॉलेज भी नहीं आ रही हूँ। आखिर मैं कब तक अपने घर वालों से ये बात छुपाऊं? तुम भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालो।
इस प्रॉब्लम का आखिर क्या सल्यूशन हो सकता है? तो वो कहने लगी कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजने वाले थे ना, तो तुम अब उनको भेज दो। अब मैं उसे क्या बताता कि मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, हम लोग मिलकर इस बारे में बात करते हैं। वो मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके पेरेंट्स कहीं दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे थे, इसलिए वो नहीं जा सकी थी। उसके पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में वो मुझसे मिलने के लिए आ गई थी, मगर मैं उसे अपने साथ अस्पताल ले गया था और वहां जाने के बाद मैंने डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर, मुझे इसका अबॉर्शन करवाना है। मेरी ये बात सुनकर बिंदिया दंग होकर मुझे देखने लगी थी। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरा चेकअप करवाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। मैंने कहा कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। देखो, अभी मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम खामोशी से ये अबॉर्शन करवा लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। डॉक्टर के सामने होने से वो खामोश हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया था। बिंदिया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि इस लड़की का अबॉर्शन करने से इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं ये अबॉर्शन नहीं करूंगी। मैंने कहा था कि प्लीज़ डॉक्टर, हमारी बात मान जाइए। डॉक्टर कहने लगी कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर का बिहेवियर हमारे साथ बहुत गलत था। हम दोनों खामोशी से वहाँ से उठकर आ गए थे। बिंदिया अबॉर्शन करवाने के लिए साफ इनकार कर रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा था अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके सामने इनकार कर दूंगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। न जाने तुम किसका पाप मुझ पर थोप रही हो। मेरी बात सुनकर बिंदिया फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम इतने धोखेबाज इंसान निकल सकते हो। बिंदिया की वजह से मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा था। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि किसी भी तरह से ये बच्चा ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद इसके साथ चाहे जो हो। मैंने इस बारे में अपने एक दोस्त को बताया तो उसने मुझे एक दाई का सजेशन दिया जो औरतों की हर परेशानी का इलाज करती थी। मुझे तो कुछ भी करके बिंदिया का अबॉर्शन करवाना था। वो डॉक्टर छोटी थी या बड़ी थी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे उसका एड्रेस दे दिया था। मैं बिंदिया को इस समय वहाँ लेकर चला गया था। उसका घर बहुत दूर गंदगी भरे रास्ते से गुजरकर था। मैं उसके घर गया और मैंने जाकर बिंदिया के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। मैंने उसे ये नहीं बताया था कि बिंदिया मेरी गर्लफ्रेंड थी, बल्कि मैंने उससे कहा था कि ये बच्चा हम दोनों को नहीं चाहिए। दरअसल हम दोनों जॉब करते हैं और अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। उसने कहा था कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, मेरे लिए काम कोई मुश्किल नहीं है, मगर मुझे 25,000 रुपये चाहिए। मेरे लिए 25,000 की रकम बहुत बड़ी थी। इतनी महंगाई के ज़माने में पापा मुझे मंथली पॉकेट मनी सिर्फ 10,000 रुपये दिया करते थे। आखिरकार मैं इतने पैसे कहाँ से लाता? मैंने देखा कि बिंदिया ने अपने हाथ में सोने की एक अंगूठी पहनी हुई थी। मैंने बिंदिया से कहा कि प्लीज़ तुम अपनी अंगूठी इनको दे दो, इसको लेकर ये तुम्हारा अबॉर्शन कर देंगी। बिंदिया कहने लगी कि नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं दूंगी, ये अंगूठी मेरी दादी की आखिरी निशानी है। मैंने कहा तुम्हारी दादी तो खुद इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उनकी निशानी रखने का भी क्या फ़ायदा। मैंने उसके हाथ से ज़बरदस्ती अंगूठी उतारकर उस दाई को दे दी थी और उससे कहा था कि मेरा काम हो जाना चाहिए। मैंने देखा था कि इस दाई के पास हम लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। शाम तक मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा था। वो बिंदिया को अपने साथ कमरे के अंदर ले गई थी और ना जाने कमरा बंद करने के बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर क्या करती रही थी। शाम का टाइम हो गया था जब वो कमरे से बाहर निकली और कहने लगी कि तुम्हारी पेशेंट अभी बेहोश है, तुम अपनी पेशेंट को ले जा सकते हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि बिंदिया बेहोश क्यों थी और उसको ऐसी हालत में मैं कहाँ पर ले जा सकता था। ना तो मैं उसे अपने घर ले जा सकता था और ना ही उसे उसके घर ले जा सकता था। मैंने दाई से कहा था कि बिंदिया को जब तक होश नहीं आ जाता मैं उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम इस लड़की को अभी यहाँ से लेकर जाओ। मैंने कहा मगर आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसी सिचुएशन में इसे कहाँ लेकर जाऊंगा। वो मेरी बातें सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि ये तो तुम्हारी पत्नी है ना, तो जाहिर सी बात है तुम इसे अपने घर ही लेकर जाओगे। अब मैं इसे क्या बताता कि मैंने इसे झूठ बोला था। यहाँ पर मैं मजबूर हो गया था। मैं खामोशी से बिंदिया को वहाँ से अपनी गोद में उठाकर बाहर ले तो आया था, मगर अब मैं किस तरह से उसे लेकर जाऊं मेरी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया
और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताया था। वो मेरी बात सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि यार ऐसा ना हो कि इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। मैंने उससे कहा था कि अभी तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ। मेरा दोस्त आधे घंटे बाद वहाँ पर पहुँच गया था। उसने कमरे का इंतज़ाम कर लिया था जहाँ पर मुझे बिंदिया को ले जाना था। मैं अपने दोस्त को उसकी कार में बिठाकर ले गया था ताकि बिंदिया को ऐसी हालत में कोई देख न सके। काफ़ी रात हो गई थी। मैं जानता था कि बिंदिया के घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। हालांकि मेरे घर वालों के भी मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। मैंने उन लोगों से कहा था कि आज मैं घर देर से आऊँगा। रात से सुबह हो गई थी मगर बिंदिया को होश नहीं आया था। मैं बहुत डर रहा था। मेरा दोस्त भी बार बार कह रहा था कि यार उस दाई ने इसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि इस लड़की को होश ही नहीं आ रहा। ये तो मैं भी नहीं जानता था कि बिंदिया के साथ क्या हुआ है। अब मैं इस तरह से उसे यहाँ कमरे में तो नहीं छोड़ सकता था। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कुछ बड़ी मुसीबत मेरे गले पड़ जाए, मुझे बिंदिया को लेकर अस्पताल जाना चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम अस्पताल जाओगे तो वहाँ भी डॉक्टर सवाल करेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैंने कहा कि मैं बता दूंगा कि मैंने इसका अबॉर्शन करवाया है और तब से ये होश में नहीं आई है। मेरा दोस्त कहने लगा कि पागलों वाली हरकतें मत करो, तुम इस औरत के पास जाओ जिसने बिंदिया का अबॉर्शन किया था। उससे पूछो कि वो अभी तक होश में क्यों नहीं आई है। मैं जब उस औरत के घर गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि उसके घर में ताला लगा हुआ था। वो औरत वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। मैं काफ़ी देर तक उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ उसका घर खुलने का इंतज़ार करता रहा था, मगर उसके घर के बाहर खड़े खड़े 3 घंटे गुजर गए थे। वहाँ कोई भी नहीं आया था। उधर मुझे बिंदिया की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बार बार अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछ रहा था क्या बिंदिया होश में आई है या नहीं, लेकिन वो मुझसे मना कर रहा था। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी और मैं बिंदिया को लेकर अस्पताल चला गया था। इस बार मैं दूसरे अस्पताल में उसे लेकर गया था। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर कहने लगे कि इस लड़की का अबॉर्शन होने के साथ साथ इसकी एक किडनी भी निकाल ली गई है। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आखिर ये किसने किया है? ये तो एक पुलिस केस बनता है। उसने कहा कि तुम इस लड़की के पति हो ना? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं डॉक्टर को क्या बताऊं। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे इस हालत में मेरा दोस्त भी छोड़कर जा चुका था क्योंकि वो किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। और उधर डॉक्टर बिंदिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पैसों के लिए कहा था, मगर मैं पैसे कहाँ से लाता? एक मोबाइल की शर्त ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। बिंदिया के इलाज के लिए मैंने इस मोबाइल को ही बेच दिया था और जो पैसे आए वो मैंने डॉक्टर को दे दिए थे क्योंकि डॉक्टर यही समझ रहे थे कि मैं उसका पति हूँ। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि आप पुलिस को ना बुलाएं, बल्कि मैं खुद पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा देता हूँ और उस डॉक्टर के बारे में पता लगाता हूँ जिसने मेरी पत्नी के साथ ये सब किया है। मैंने डॉक्टर को बताया था कि मेरी पत्नी ने खुद ही अपने किसी रिश्तेदार के साथ जाकर उस औरत से अपना अबॉर्शन करवाया था। मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरी इस बात पर डॉक्टर खामोश हो गए थे और उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया था। मुझे उस दाई पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि उसने कितनी चालाकी से बेचारी बिंदिया की किडनी निकाल ली थी। बिंदिया जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मुझे बेहद अफसोस था कि उसके साथ मैंने सच में बहुत गलत किया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर मुझे बिंदिया के परिवार की भी चिंता हो रही थी कि उसके घर वाले उसे बहुत तलाश कर रहे होंगे, मगर अब मुझे उस औरत का पता लगाना था जिसने ये सब कुछ किया था। मुझे वो औरत कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैंने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया जिसने मुझे इस औरत के बारे में बताया था और जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो कहने लगा कि उसे इस दाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बिंदिया को अभी तक होश नहीं आया था। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मेरे दिमाग में आया था कि मुझे बिंदिया को यहाँ पर इसी हालत में छोड़कर भाग जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले ही बिंदिया के साथ काफ़ी बुरा कर चुका हूँ। अब मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना है। आखिरकार मैं कब तक उसके साथ गलत करता रहूँगा? मुझे ये सोचना चाहिए कि आगे चलकर मेरे साथ भी तो गलत हो सकता है। मेरी भी तो बहनें हैं, मेरा भी तो परिवार है ना। न जाने क्यों मेरे अंदर का अच्छा और ईमानदार इंसान जागने लगा था। मेरे दिल में बिंदिया के लिए मोहब्बत भी जागने लगी थी और अब मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा, क्योंकि उस औरत को ढूंढने में मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। मैं पुलिस के पास गया।
मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और कहा था कि मैं बिंदिया के आरोपियों को पकड़वाना चाहता हूँ। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज़ बिंदिया ठीक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से बिंदिया की जान चली जाए। मेरी आंखें तो उसी समय खुल जानी चाहिए थी जब लेडी डॉक्टर ने मुझसे कहा था, इस लड़की का अबॉर्शन करना ठीक नहीं है, इसकी जान पर भी बन सकती है। मगर मैं तो किसी भी तरह बिंदिया से अपनी जान छुड़वाना चाहता था। मैंने पुलिस से कह दिया था कि इस सब में सज़ा का हकदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन मैं बिंदिया को बचाना चाहता था। डॉक्टर ने कहा था कि बिंदिया का होश में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होश में नहीं आई तो वो कोमा में भी जा सकती है और फिर शायद सारी ज़िंदगी वो इसी तरह से रहे। पुलिस ने मेरी सारी बात सुन ली थी और कहा था कि एक बार वो लोग हमें मिल जाएं, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या करना है ये हम बाद में सोचेंगे, क्योंकि तुम भी एक आरोपी ही हो। पुलिस की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। पुलिस ने मुझे बताया था कि आजकल शहर में एक ऐसे गिरोह के लोग घूम रहे हैं जो लोगों का भरोसा जीतकर उनके इलाज करने के बहाने से उनके शरीर के ज़रूरी और कीमती अंगों को निकालकर उनका व्यापार कर रहे हैं। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने पुलिस से कहा था कि आप लोग कुछ भी करके उस औरत का पता लगा लीजिए जिसने मेरी बिंदिया की ऐसी हालत कर दी है। मैं बहुत शर्मिंदा था, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। बिंदिया के पास मैं सारी रात अस्पताल में रहा था, लेकिन अब बिंदिया के घर वालों को भी पता चल चुका था कि बिंदिया अस्पताल में एडमिट है। उसके घर वाले अस्पताल आ गए थे। मुझे वहां देखकर उन लोगों ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि पुलिस उनको सब कुछ बता चुकी थी। वो लोग अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करने गए थे। पहले तो उन लोगों ने इधर उधर बिंदिया को तलाश कर लिया था, लेकिन जब वो लोग हार मान गए तो पुलिस के पास चले गए। पुलिस ने उनको बताया कि इस लड़की का केस तो उन लोगों के पास आया हुआ है। उन्होंने उनको बता दिया था कि इस लड़की के साथ क्या किया हुआ है। उसके घर वाले बेहद परेशान हो गए थे और फौरन ही अस्पताल पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि बिंदिया के साथ गलत करने वाला इंसान मैं हूं, तो वो लोग कहने लगे कि हम तुम्हें भी सज़ा ज़रूर दिलवा कर रहेंगे, बस एक बार हमारी बेटी होश में आ जाए, और अगर हमारी बेटी नहीं बची तो हम तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहेंगे। मैं अस्पताल से कहीं बाहर नहीं गया था। ये खबर मेरे घर वालों को भी पता चल गई थी। मेरे घर वाले भी अस्पताल आ गए थे। मुझे घर ले जाने के लिए कह रहे थे, मगर मैं घर नहीं जा सकता था। पुलिस ने मुझे कहीं भी जाने से मना किया था और अस्पताल में ही 2 पुलिस वाले मेरी निगरानी कर रहे थे ताकि मैं अस्पताल से भाग न जाऊं। उनको शक था कि शायद बिंदिया के साथ ये सब कुछ मैं भी कर सकता हूं, मगर फिर फाइनली बिंदिया को होश आ गया था। बिंदिया की हालत जब बेहतर हुई तो उसने पुलिस को अपना बयान दे दिया था। उसने कहा था कि वो सिर्फ मेरे साथ अबॉर्शन करवाने के लिए गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो ये नहीं जानती, क्योंकि उसे बेहोश कर दिया गया था। मगर उसने कहा था कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहती। उसने कहा था कि पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है उनको सज़ा मिले और प्रीतम को छोड़ दिया जाए। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं बिंदिया से मिलने के लिए उसके रूम में गया था और मैंने उससे सवाल किया था कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मैं इस सज़ा का हकदार हूँ, प्लीज़ मुझे सज़ा मिलने दो। बिंदिया कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी तबीयत बिगड़ने से तुम भी परेशान हो गए होगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत है। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। इस हादसे ने तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। याद करो कि तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं उस समय टूट कर रह गई थी, मगर अब तुम्हारी जैसी हालत हो रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझे देखकर टूट चुके हो। मैंने बिंदिया से हाथ जोड़कर अपने किए की उससे माफ़ी मांगी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उस जैसी लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। बिंदिया ने अपने घर वालों से भी माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वो सब भी मुझे माफ़ कर दे। पुलिस ने उस औरत और उसकी गैंग को भी पकड़ लिया था। उन लोगों ने बताया था कि उन्होंने सिर्फ बिंदिया के साथ ही ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अलग अलग जगह जाकर छोटी मोटी डॉक्टर या दाई बन जाती है और किसी न किसी बहाने से लोगों का भरोसा जीतकर उनका इलाज करती है और ऑपरेशन करने के बहाने पेशेंट के ज़रूरी अंग निकाल लेती है और उनको बेचकर उसका काफ़ी मुनाफा होता है। जिस जगह से उसे फ़ायदा हो जाता है फिर वो उस जगह को वहाँ से छोड़ देती है और किसी दूसरी जगह यही काम दोबारा से करना शुरू कर देती है। उसकी गैंग में बहुत सारे लोग शामिल थे। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद उसको और उसकी गैंग को पकड़ लिया था
और फिर इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। मगर मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी वजह से मेरा ही बच्चा इस दुनिया से जा चुका था और बिंदिया के साथ भी बहुत गलत हुआ था। मैं आज भी अपनी इस गलती पर शर्मिंदा होता हूँ। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह से सुधर गया। बिंदिया ने मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना लिया था। मैं सिर्फ उसका होकर रह गया था। मैंने जॉब करना शुरू कर दी थी। मैं एक ईमानदार इंसान बन गया था। इस हादसे के बाद मेरे पेरेंट्स ने बिंदिया के पेरेंट्स से मेरा हाथ भी मांग लिया था और फिर हम दोनों की शादी हो गई थी। मेरे घर वाले भी मुझसे इस बात पर बहुत नाराज हुए थे। यहाँ तक कि मेरे पापा ने मुझ पर हाथ भी उठाया था क्योंकि उनकी भी बहुत बदनामी हुई थी। मगर मैं क्या करता, दोस्तों के साथ लगाई हुई एक छोटी सी शर्त ने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों के साथ शर्त लगाना ठीक है, मगर शर्त ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी की इज्जत को नुकसान न पहुँचे, किसी की ज़िंदगी को नुकसान न पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप लोग भी मेरी तरह चंद पैसों के लिए किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएं। आज मैं बिंदिया के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर जब भी मुझे वो हादसा याद आता है तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उस गलती की सज़ा भगवान ने मुझे पिता ना बनने के रूप में दी है, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का अबॉर्शन करवा दिया था और फिर जब मेरी शादी बिंदिया के साथ हो गई तो मैं तब से लेकर आज तक पिता बनने के लिए तरस रहा हूँ। मेरी पत्नी ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, मगर शायद भगवान मुझसे मेरी इस गलती पर आज भी नाराज़ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।